ये जो हमें मार्च के महीने में ही इतनी भयानक हीट वेव या फिर समुद्र जल स्तर के बढ़ने जैसी घटनाओं को हम निरंतर रूप से देखते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको इन सबके पीछे का क्या कारण है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 2023 was the hottest year on record. For the first time, global warming has exceeded 1.5 degrees Celsius across an entire year. That's according to the EU's climate service. अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो इसके पीछे का कारण है क्लाइमेट चेंज। Climate change refers to long-term shift in temperature and weather pattern. Such pattern can be natural, which we discussed in last about it. इस वीडियो को फर्दर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो सभी पार्ट्स को ध्यान से सुनते रहें और इस वीडियो का आनंद उठाएं। चेंज एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरा यह कहने का यह तात्पर्य है कि चेंज नेचुरल है, लेकिन ये जो नेचुरल चेंज है ये हमारे इस धरती पर अपना बहुत ही गंदे तरीके से प्रभाव डाल रहा है। क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है इंसानी गतिविधियां, जैसे वनों की कटाई, फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड गैसेस। ये जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं इनके कारण हमें ग्रीन हाउस इमिशन देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन जाती है, एक ब्लैंकेट बन जाती है। किस किस चीज़ का ब्लैंकेट बन जाती है? तो ये वाटर वेपर का, मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, इन सभी गैसों का ये लेयर बन जाती है, मीन्स ब्लैंकेट बन जाती है। सन की रोशनी जो अर्थ पर आती है वो वापस नहीं जा पाती है एवं हमारे ही अर्थ पर वो ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण हमें टेम्परेचर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है और नतीजा heat wave. A state of alert has been declared in Portugal as soaring temperatures caused much of Europe to sweat. Humans are responsible for the global warming. जी हाँ, क्लाइमेटोलॉजिस्ट या क्लाइमेट साइंटिस्ट के अनुसार पिछले 200 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। अगर मैं याद दिलाऊं तो वो समय था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। यूएन के अकॉर्डिंग लास्ट डिकेड जो कि 2011 से लेकर 2020 का था, उसको एज ए वार्मेस्ट डिकेड घोषित किया गया है। जैसे कई लोग मानते होंगे कि टेम्परेचर इंक्रीजमेंट ही क्लाइमेट चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बस कहानी की स्टार्टिंग है, क्योंकि अर्थ एक सिस्टम है और एक सिस्टम के किसी भी पार्ट के खराब होने से पूरा का पूरा सिस्टम ही नष्ट हो जाता है। इसका इन रिजल्ट यह है कि हमें सूखा, वाटर स्कैर्सिटी, राइजिंग सी लेवल, वेरियस टाइप ऑफ स्टॉर्म, डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य हैं। क्लाइमेट चेंज हमें कैसे इफेक्ट करता है? क्लाइमेट चेंज हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, फूड सिक्योरिटी को हेल्प करता है और फूड के ग्रो होने की एबिलिटी को डिक्रीज करता है एवं इसी तरह के कई समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है क्लाइमेट चेंज। लेकिन उनका क्या होगा जो स्मॉल आइलैंड पर रह रहे हैं? उस कम्युनिटी का क्या होगा जो हमेशा के लिए वैनिश हो जाएंगे? और माइग्रेशन की समस्याओं का हम क्या कर पाएंगे अगर इसी तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो? एवरी इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग मैटर। यूएन के रिपोर्ट एवं हजारों साइंटिस्टों के रिसर्च के आधार पर बताया जा रहा है कि अभी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 1.1 डिग्री सेल्सियस से ही इंक्रीज हुआ है और इस सदी के अंतिम चरण तक आते आते ये 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसको हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वैसे तो हर कंट्री ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, लेकिन कुछ टॉप 7 कंट्रीज हैं जिनको हम जान लेते हैं। इस लिस्ट में टॉप 3 नंबर पर आते हैं चाइना, USA एंड इंडिया। इसके बाद आते हैं यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, रसिया, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज। 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग इन 7 कंट्रीज के द्वारा ही टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन का 50% कंटेन होता है। हर एक देश को इसको रोकने का जिम्मा उठाना चाहिए, लेकिन उन कंट्रीज को ज़्यादा जिम्मेदारी उठाना चाहिए जो इसको ज़्यादा इमिशन क्रिएट करते हैं। इंडिया एंड द क्लाइमेट चेंज। इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ साथ थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस इमिटर है, जो कि दुनिया का टोटल ग्रीन हाउस इमिटेंट में से 5% कंटेन करता है। 1990 से 2005 के बीच में
इंडिया के ग्रीन हाउस इमिशन में से 65% की इंक्रीजमेंट देखी गई है और अनुमानित यह अब बढ़कर 65 से 70% हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया केवल इमिशन को क्रिएट ही कर रहा है, बल्कि इंडिया बहुत सारे क्लाइमेट एफर्ट ले रहा है जिसके कारण हम अपने इमिशन को कम कर सकते हैं। जिससे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे इंडिया ने एक $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है क्लीन एनर्जी फंड एंड सोलर मिशन पर, जिससे हम टोटल CO2 इमिशन को 165 मिलियन टन एनुअली कम कर सकेंगे। इसके अलावा इंडिया ने कार्बन सिंक करने के लिए $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल है जैसे एफॉरेस्टेशन, और यह निर्णय भी लिया है कि नेशनल एडाप्टेशन फंड को $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फ्यूचर में। इंडिया के 100 स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया था, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री में नॉर्म्स लागू किए गए थे, गंगा नदी की सफाई का शामिल था और प्रोटेक्ट कोस्टल हिमालयन एंड फॉरेस्ट रीजन भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा इंडिया ग्लोबल लेवल पर भी क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है, लेकिन फिर से हम सबको उसमें साथ देना होगा। कुछ क्लाइमेट चेंज के सोल्यूशन हमें इन्वायरमेंटल रक्षा प्रोवाइड कराने के साथ साथ हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एक ग्रीन इज गुड करके एक प्रोजेक्ट चला था जिसके तहत हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिला था, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट, एंड इसमें इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, रिड्यूसेस पोल्यूशन जैसे फ्रेमवर्क शामिल थे। और इसी तरह के कई फ्रेमवर्क भी लाए गए जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, द UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द पेरिस एग्रीमेंट। तो इन्हीं क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन के 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जिनके अंदर आते हैं कटिंग इमिशन, अडॉप्टिंग टू क्लाइमेट इम्पैक्ट, फाइनेंशियल रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। और यही हम बात करें अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये सभी भी हमें इमिशन को कम करने में हमारी सहायता प्रोवाइड कराते हैं। एक स्टेटमेंट है, वी कैन पे द बिल नाउ और पे डेयरली इन फ्यूचर। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम भी ग्रीनरी की तरफ बढ़ सकें। लेकिन ये जो प्रोसेस है पूरा, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जिसके लिए हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ को चाहिए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज़ को $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराए ताकि वो ग्रीनरी की तरफ बढ़ पाए। हम सबको एक पृथ्वीवासी होने के कारण हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि हम अपने आज की ज़रूरतों का दुरुपयोग ना करें, अपनी आज की ज़रूरतों को हम फुलफिल करें एवं आने वाली जनरेशन के लिए भी अपने रिसोर्सेज को बचा के रखें। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। हम AC, रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस करें, जिससे कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स का जो कंज्यूमशन है वो थोड़ा सा कम हो। हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, अपने एनर्जी कंज्यूमशन को लेस कर सकते हैं। RRR फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। एवं हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के प्रति एजुकेट भी कर सकते हैं ताकि उनके अंदर अवेयरनेस लाए, और इन्हीं तरह के स्टेप्स को हम लेकर क्लाइमेट चेंज के इस भारी समस्या को रिड्यूस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप डिकोडिंग।